दोस्तों नमस्कार। आज एक 1 मई है। मज़दूर दिवस तो है ही है। आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने लेखन से लेकर अभिनय तक में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता रहा है और आगे भी याद किया जाता रहा है, रहेगा। अ, हम बात कर रहे हैं लेखक और अभिनेता बलराज साहनी जी की। बलराज साहनी जी का जन्म 1 मई 1913 को रावलपिंडी, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और इनका निधन 13 अप्रैल 1973 को हिंदुस्तान में हुआ, मुंबई में। अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले इनको हार्ट अटैक आया और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। संयोग कहिए कि जो है इनकी अंतिम फिल्म गर्म हवा रिलीज होने वाली थी और उसकी डबिंग वगैरह लगभग पूरी हो गई थी, तब इन्होंने अपना हृदयाघात की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम कहा गया जो है शब्द था, पंक्ति है, इंसान कब तक अकेला जी सकता है, इंसान कब तक अकेला जी सकता है। ये इनकी जीवन की कही गई अंतिम पंक्ति बताई जाती है। बलराज साहनी का बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था, जो कि बाद में बलराज साहनी हो गया। और इनके बड़े भाई भीष्म साहनी भी हिंदी साहित्य के नामी गिरामी लेखक रहे हैं। और इनके पुत्र परीक्षित साहनी अभिनेता हैं और चरित्र अभिनेता के तौर पे उनकी पहचान है। बलराज साहनी की प्रसिद्ध फिल्में जो रही हैं, उनमें से जो है 1946 में प्रदर्शित हुई धरती के लाल, और 1953 में विमल राय के निर्देशन में प्रदर्शित हुई 2 बीघा ज़मीन। इस फिल्म में अपने किरदार को जीवंत करने के लिए इन्होंने कोलकाता में, तब के कलकत्ता में जो है, रिक्शा भी चलाया था और बहुत सारे रिक्शे वालों से व्यक्तिगत तौर पर बातें भी की थी, ताकि अपने चरित्र को बाखूबी निभा सके और उसे जीवंत बना सके। 1961 में प्रदर्शित काबुली वाला भी इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में रही है। 1973 में गरम हवा इनकी फिल्म रही है, जो इनके अभिनय को बुलंदियों पर ले जाती है। और ये भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित फिल्म थी, ये फिल्म है। और ये काफ़ी पसंद की गई, सराही गई, इसमें इनका अभिनय भी काफ़ी सराहा गया। लेकिन अफसोस यही रहा कि तब तक ये खुद जीवित नहीं थे और इस फिल्म को ये अपने ज़िंदा रहते नहीं देख पाए। 1946 में ही इनकी पहली फिल्म आई थी। इन्होंने अपनी पहली शादी दमयंती से की थी। 1946 में इंसाफ इनकी पहली फिल्म थी, दमयंती की अभिनेत्री के तौर पे। लेकिन इनकी जल्दी ही मौत हो गई और इनका साथ छूट गया। तो उसके बाद बलराज साहनी ने जो है अपने ही रिश्तेदार में जो है संतोष चंदोई से संतोष चंदोक से जो है शादी की। ये अभिनेता के साथ साथ लेखक भी थे। शुरुआत में इन्होंने अंग्रेजी में लिखा और बाद में जो है पंजाबी में लिखना शुरू किया। मेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तानी सफ़र इनका जो है संस्मरणात्मक यात्रा विश्राम यात्रा
वित्रांत है ये, और काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी मकबूल रहा है ये। इन्होंने कविताएं और कहानियाँ भी लिखी हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने सोवियत की भी यात्राएं की हैं, और पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। तो उसी पर इन्होंने वृत्तांत ये लिखा था, मेरा पाकिस्तानी सफ़र। तो इस तरह जो है ये काफ़ी मकबूल थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार में भी मिला था। तो आगे की जो रिपोर्ट है इनके बारे में, वो मैं वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह जी ने लिखी है। तो इनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है वो हम जानते हैं। अमरीक लिखते हैं कि बलराज साहनी होना या बनना सबके बूते की बात नहीं, और शायद इसलिए उन सरीखी शख्सियत जिसे दुनिया कहते हैं एक ही हुई। उनका जन्म 1 मई 1913 को हुआ, यानी समूची दुनिया में मनाए जाते मजदूर दिवस के दिन। अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुके रावलपिंडी में, जैसा कि बताया ही, बहतेरों के दिले दिमाग में बलराज साहनी इसलिए भी छाए हुए हैं कि वह एक बहुपक्षीय शख्सियत रहे हैं। ज़बरदस्त और अति प्रभावकारी विलक्षणता लिए हुए थे, उनकी शख्सियत में जो है विद्यमान रही है। यकीनन महान थे, लेकिन महानता के प्रचलित दम से कोसों दूर। 60 साल का उनका जीवन लोक और लोकाचार के मानवीय बुनियादी उसूलों को समर्पित था। देश विदेश घूमते हुए हर जगह से ऐसा सब कुछ ग्रहण किया जो बेहतर जिंदगी के लिए कोई रास्ता दे सकता हो। जो ग्रहण किया उसे भी व्यवहार रूप में देने में पूरी तरह जिंद जान लगा दी। वसूल बदलने और जेल जाने के रास्ते को न चुनते हुए जेल की राह पकड़ी। वसूल बदलने और जेल जाने के बीच के रास्ते को न चुनते हुए उन्होंने जेल की राह पकड़ी। मतलब कि वसूलों और विचारधारात्मक आग्रहों के कारण वो आरामदायक जिंदगी की बजाय सलाखों का चयन भी किया। सही मायनों में वह चौथी दुनिया के प्रथम जन नागरिक थे, और अपनी तमाम खसूसियत के साथ व्यवस्था में आमूल बदलाव का जज्बा था। इसलिए हर कुर्बानी के लिए तार्किकता के साथ तत्पर रहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी से संपर्क रखने वाले साहनी शहीद भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक और हम ख्याल थे। साहनी जी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की युवा विंग के भी पदाधिकारियों में रहे हैं, और वो कामरेड थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से न केवल प्रभावित थे बल्कि उसे मानते भी थे, और यही वजह है कि यहाँ पे उन्हें शहीद भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक या हम ख्याल कहा जा रहा है, क्योंकि अपने अंतिम दिनों में जो है भगत सिंह भी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। शुरुआती 25 साल उन्होंने अपनी मातृभूमि रावलपिंडी में व्यतीत किए। प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल प्रथा के तहत हिंदुस्तान की क्लासिकल भाषा संस्कृत में हासिल की। वेद, उपनिषद और संस्कृत के बेशुमार श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। सिनेमा के प्रति अनुराग बाल्यावस्था में ही कहीं ना कहीं उनके भीतर था। बेशक तब तक सिनेमा कल्पना की एक अवधारणा थी, और उसका साकार होना निकट का कुछ होने जैसा था। कला कला के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए होनी चाहिए, इस विचार को उन्होंने किशोरावस्था में ढाल लिया, और ताउम्र उनके कलाकर्म और जीवन का बुनियादी हिस्सा रहा। डीएवी संस्था और उनके दौर में अलहदा किस्म के बदलाव का तेवर रखती थी। वहाँ के एक स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की, और 1934 में लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी में पंजाबी और उर्दू में इसलिए नहीं कि क्योंकि वह मानते थे कि दोनों भाषाएं उनकी माँ जैसी हैं, और उनमें किसी किस्म की डिग्री की उन्हें कोई दरकार नहीं है। उनकी कॉलेज की पढ़ाई के वक्त साम्राज्यवाद का किला ढह रहा था, विश्व का नक्शा बदल रहा था, पूंजीवाद के परस्पर अन्य विचारधाराएं आकार ले रही थी। पूंजीवाद का विसंगति वाले वायरस का सबसे पहला हमला रोजगार, नौकरी कहना चाहिए ज़्यादा मुनासिब होगा, पर होता है। सो बलराज जी को पिता के कपड़े के व्यापार में शामिल होना पड़ा। काम के सिलसिले में इधर उधर जाते थे।
उन्हीं दिनों वह देवेंद्र सत्यार्थी के संपर्क में आए और दोनों घूमकर लोकगीत इकट्ठा करते रहे। प्रतिभाशालियों की लगन ऐसी लगी कि खुद भी अचेतन उनमें रफ्ता रफ्ता शुमार होते चले गए, गोया प्रतिभा से सने हुए लोगों की संगत कोई संक्रमण हो। ऐसा व्यक्तित्व व्यापार शरीकी किसी क्रिया में कैसे शामिल हो सकता था। बलराज साहनी 1936 में पत्नी सहित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कोलकाता स्थित शांति निकेतन चले गए। पत्नी दमयंती लाहौर की ग्रेजुएट थी। शांति निकेतन में साहनी अंग्रेजी पढ़ाने लगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सिख संस्थापक गुरु नानक देव के व्यक्तित्व और उनकी काव्यात्मक क्षमताओं के बेहद मुरीद थे। उन्होंने साहनी को पंजाबी में अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया, इसलिए भी कि यह भाषा बलराज जी की मातृभाषा थी। तब तक अपना सारा कुछ रचनात्मक वह अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। टैगोर की प्रेरणा और आशीर्वाद से वह बाकायदा पंजाबी लेखन में आए। 1954 के इर्द गिर्द उन्होंने बलवंत गार्गी को खत लिखा कि वह पंजाबी में लिखने के लिए उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। इसी साल उन्हें बीबीसी में गांधीवादी अंग्रेज नौकरशाह लायनल फिल्डन की बदौलत नौकरी मिली। तब वह बीबीसी के महानिदेशक थे। इस नौकरी ने बलराज साहनी की विचारधारा को खास धार दी। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रगतिशील और कलावादी लेखकों से मिले और चीन की यात्रा के दौरान चाइनीज पीपल्स थिएटर के बारे में उन्हें बृहद संज्ञान हुआ। बीबीसी के से अनुबंध खत्म होने के बाद मुंबई में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ इप्टा का सफ़र शुरू किया। इप्टा के सिरमौर पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से भी बलराज साहनी और दमयंती साहनी जुड़े। बेशुमार शानदार प्रस्तुतियों का जिक्र खास हिस्सा रहे। उसी दौरान बलराज साहनी का सिनेमाई सफ़र शुरू होता है। वह प्रबल भावना वाले यथार्थवादी कलाकार थे। संघर्षशील पात्रों को हूबहू जीना शायद उनके लहू में था। उनकी किसी भी भूमिका को देख लीजिए, उनका यथार्थवादी कलाकार समूची सक्षमता से अपनी शिद्दती जमानत और आवाम को उनकी अमानत देता मिलेगा। यह बलराज साहनी का हासिल था। उनका सिनेमा जुनून और प्रोफेशन था जिसका निखरना उनके जिस्मानी अंत तक बरकरार रहा। 2 बीघा ज़मीन, काबुलीवाला, वक्त, एक फूल दो माली, हंसते जख्म, पवित्र, पापी और सीमा आदि फिल्मों में उनके अभिनय को कौन भूल सकता है। भूलने का बहाना करके भी विस्मृति का खाता खोलना नामुमकिन है। जिस बीबीसी में उन्हें नौकरी करते हुए कई सबक हासिल किए, उसी के साथ बाद में खुद के दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह एक मार्क्सवादी मानुष हैं और जब अभिनय करते हैं या कलम चलाते हैं तो इस विचारधारा के अपरिहार्य अंश उनमें खुद ब खुद शुमार हो जाते हैं। वैसे इसकी मिसाल जिंदगी के उनके सफ़रनामे, फिल्म यात्रा और लेखन से बाखूबी मिलती है। 50 के दशक में उन्होंने बाकायदा लिखना शुरू किया तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आशीर्वादनुमा विनम्र हिदायत उनमें ढल चुकी थी। उनकी कलम ने पंजाबी चयन की, निबंध लेखन और यात्रा संस्मरण में उन्हें सिरमौर पंजाबी लेखकों की श्रेणी में प्रथम पुरुष माना जाता है। उनकी कलम के बदौलत रूस और पाकिस्तान की यात्रा की उनकी संस्मरण पुस्तकें रिकॉर्ड संख्या में आज भी बिक्री बाजार में अव्वल हैं। दूसरी भाषाओं में भी उनके अनुवाद हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें मूल रूप से पंजाबी में ही लिखा। पंजाबी के नाम और हस्ताक्षर नानक सिंह, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, जसवंत सिंह कंवल, करतार सिंह दुग्गल, देवेंद्र सत्यार्थी और बलवंत गार्गी उनके आजीवन गहरे दोस्त रहे। मरहूम नाटककार गुरशरण सिंह को समूची दुनिया नुक्कड़ नाटक के बादशाह के तौर पर जानती पहचानती है। बलराज साहनी उनके जबरदस्त प्रशंसक थे। 1971 में भाषा विभाग पंजाब ने साहनी को शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार से नवाजा तो उससे हासिल पूरी राशि के साथ अपना भी कुछ शामिल करते हुए उन्होंने सब कुछ गुरशरण सिंह के बहुचर्चित नाटक कला केंद्र को सौंप दिया। आगे जाकर महान गुरशरण सिंह ने प्रतिभावान और प्रतिबद्ध लेखकों के लिए जब प्रकाशन संस्थान शुरू किया तो उसका नाम बलराज साहनी के नाम पर रखा।
यह कहते हुए कि व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन किताबें नहीं। ख़ासतौर से तब जब उनके साथ बलराज साहनी जैसी रोशनी हो। साहनी पुराने ग्रीक पात्रों सरीखे थे। वह कई चेहरों वाले अदाकार थे, लेकिन फन का यह बादशाह आवाम का सच्चा चेहरा कतई कभी नहीं छोड़ता था। आवाम का सच्चा चेहरा कतई कभी नहीं छोड़ता था। 1972 में उन्होंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू में आमंत्रित होने पर विशेष भाषण दिया था। उनके उस वक्तव्य को आज भी याद रखा जाता है। प्रसंगवश लाहौरी और अमृतसरी दोस्तों के अनौपचारिक निमंत्रण पर वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गए और वहाँ अपने ग्रामीण दोस्तों के कहने पर चादरा कुर्ता, पंजाब की ग्रामीण पोशाक डाला और खूब भांगड़ा किया। वह हक, हच और ज़िंदगी के हर पहलू से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अपने फिल्मी करियर से कमाए आधे पैसे वह हाशिए पर आए लोगों को देते थे, अपना फ़र्ज समझकर। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रचार से खास परहेज रखा और प्रचार से उन्हें नफरत सी भी थी। जिस्मानी तौर पर उन्होंने 13 अप्रैल 1973 को विदा ली। कालजयी कथाकार भीष्म साहनी उनके भाई थे। उनके संस्मरण में भी बलराज साहनी जिंदा हैं। बलराज साहनी थे, हैं और रहेंगे अपनी रचनाओं में, अपनी फिल्मों में, उनकी अदाकारी से, उनके लेखन से। उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। हम याद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे।